कांड कहा जाता है। इस ब्लैक होल कांड के जवाब में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से युद्ध किया 23 जून, ठीक एक साल बाद, 23 जून 1757 में। और इस युद्ध को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी का युद्ध इसे कहते हैं, ठीक, प्लासी का युद्ध कहा जाता है इसे। और प्लासी में, प्लासी जगह का नाम था, वेस्ट बंगाल में पड़ती है प्लासी, ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर। गंगा नदी को ही तो वेस्ट बंगाल में प्लासी कहते हैं, वो भागीरथी कहते हैं ना, तो भागीरथी नदी के तट पर ही जगह है जिसे हम कहते हैं प्लासी, ठीक हो गई इतनी बात क्लियर। अब ये जो 1757 का युद्ध था, ये बड़ा निर्णायक युद्ध था। ये ऐसा पहला युद्ध था जब भारतीय राजनीति में किसी की दखल हुई थी। ये पहला युद्ध था जब अंग्रेज व्यापारी से पहली बार सत्ता में इनका हस्तांतरण हुआ था। इससे पहले ये क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे थे। पहली बार हुआ इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर कासिम को अपनी तरफ मिला लिया, और मीर जाफर को अपनी तरफ बुला लिया, और सिराजुद्दौला को हरा के अगला नवाब किसे बना दिया? मीर जाफर को। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अगला नवाब कौन बना? सेनापति था, हाँ ठीक है, उसे अगला नवाब बना दिया। अब मीर जाफर क्योंकि नवाब किसके रहमो करम से बना था? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया किसने? मीर जाफर ने। मतलब ये पहली बार हुआ था इस इतिहास में कि अंग्रेजों ने व्यापार करते करते अब सत्ता में भी अपना इन्वॉल्वमेंट साबित कर दिया था। अब सत्ता भी इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? मीर जाफर से ये मनमाना पैसा वसूलते हैं। मनमाना पैसा वगैरह वसूलने के बाद, देने लेने के बाद अगला इनका क्या आता है कि मीर जाफर सरेंडर करने लगता है, पैसा देने से मना करने लगता है, जिसकी वजह से इन्होंने मीर जाफर के दामाद और सेनापति जिसका नाम था मीर कासिम से साठगांठ की, और मीर कासिम के साथ मिलकर मीर जाफर को जेल भिजवा दिया, और अगला नवाब किसे अपॉइंट कर दिया? मीर कासिम को। मीर कासिम समझदार था, नवाब बनते ही उसने अंग्रेजों को जो है उपहार वगैरह भेंट दिए, और चुपचाप बिना कहे अपनी कैपिटल उसने फिर से शिफ्ट कर दी। कहां से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर शिफ्ट करने के साथ साथ ही उसने मुंगेर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत की, क्योंकि वो समझता था कि अंग्रेजों की सेना का आधुनिकीकरण है और इनके पास बेहतर हथियार है, जीतने के लिए बेहतर हथियार की जरूरत है, और इसलिए भारत में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना हुई। कहां पर हुई? मुंगेर में हुई, ठीक। अब मीर कासिम मुंगेर में उसने फैक्ट्री भी बना दी, और अंग्रेजों का सफाया करने के लिए अंग्रेजों के कॉम्पिटिटर, ट्रेड कॉम्पिटिटर डचों का सहारा लिया, और डच के साथ इन्होंने साठगांठ की, और डचों के साथ प्लानिंग करना शुरू किया अंग्रेजों को हराने की। अंग्रेजों के इस बात की भनक लग गई, और जब इस बात की भनक लग गई कि मीर कासिम डचों का सहारा ले रहा है हमें हराने के लिए, तो मीर कासिम को तो बाद में, पहले अंग्रेजों ने सीधे किस पे हमला कर दिया? डच पे। और डच के साथ अंग्रेजों की हुई इस लड़ाई को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ बेदरा। किस ईयर में हुई? 1759 में हुई, ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा किस ईयर में हुई? 1759 में हुई। और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया मीर कासिम पे। मीर कासिम भागता हुआ पहुंचा कहां? अवध। कहां पहुंचा? अवध। और अवध का नवाब कौन था उस समय? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के पास पहुंचा तो सुजाउद्दौला से उसने मदद मांगी। सुजाउद्दौला ने बिहार की दीवानी प्राप्त करने के बदले मीर कासिम को मदद देना स्वीकार कर लिया। कि मतलब जब वो लोग अंग्रेजों को हरा देंगे तो भाई बिहार बंगाल के अधीन आता था, तो बिहार की जो दीवानी थी यानी कि रेवेन्यू था वो कौन ले लेता? सुजाउद्दौला ले लेता। और साथ ही साथ वहीं पर अवेलेबल थे कौन? शाह आलम सेकंड, है ना, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, वो भी इस युद्ध में साथ हो गए। तो एक तरफ सेना चली मीर कासिम की, सुजाउद्दौला की और शाह आलम सेकंड की, यानी कि बंगाल के भगोड़े नवाब की, दूसरा अवध के नवाब की, और तीसरा भारत के बादशाह की यानी कि मुगल बादशाह की। तीनों लोगों की सेना इकट्ठा हुई और जाके युद्ध शुरू हुआ किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों और इन तीनों की सेना में युद्ध शुरू हुआ, जहां पे उस जगह का नाम था बक्सर। और ये युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, अक्टूबर 1764, ठीक है। युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में इन तीनों की मतलब गठबंधन की हार हुई और अब ब्रिटिश इस युद्ध में जीत गए, ठीक।
ब्रिटिश इस युद्ध में जीत गए और इनकी हार हुई। इसके परिणाम स्वरूप अब किसी भी युद्ध के बाद होती है संधि, ट्रीटी साइन की जाती है। ट्रीटी में मतलब जीता हुआ जो पक्ष होता है वो हारे पक्ष से अपनी शर्तें मनवाता है, ठीक है। युद्ध हर्जाना लेता है, मतलब जो युद्ध होता है, युद्ध में पैसा खर्च होता है ना, तो जो पैसा खर्च होता है ये पैसा लेता है, प्लस हारे हुए पक्ष से अपनी जरूरत की सारी चीजें ले लेता है ना, यही तो होता है। तो ये इसके लिए जो ट्रीटी साइन की जानी थी, वो ट्रीटी तो तुरंत साइन की जानी थी, लेकिन पहली बार अंग्रेजों को समझ में आया कि भाई जाने अनजाने हमारे हाथ क्या लग गया, अंधे के हाथ बटेर लग गया ना। भाई इन्होंने तो क्या सोचा था कि बंगाल के भगोड़े नवाब को हरा दिया। तो ये बताओ बंगाल के भगोड़े नवाब को हराने से क्या मिलता? बंगाल का नवाब उस समय मीर कासिम, जिस समय ये युद्ध हुआ था उस समय क्या मीर कासिम बंगाल का नवाब था? नहीं, क्योंकि जब मीर कासिम भागा था तो फिर से बंगाल का नवाब कौन बन गया था? मीर जाफर बन गया था। तो एक बार तो मीर कासिम के पास था ही क्या जो दे देता, तो वो तो बेकार था। हाँ, दूसरी चीज क्या थी, अवध का नवाब जो था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ था, तो अंग्रेजों को उनसे सुजाउद्दौला से लेने के लिए बहुत सी चीजें थी। लेकिन अब इनका ध्यान जाता है कि तीसरा बंदा कौन है, और तीसरा था भारत का बादशाह, यानी मुगल बादशाह। मुगल बादशाह उसमें भारत का बादशाह हुआ करता था। जाने अनजाने इनके साथ क्या हो गया था कि इन्होंने भारत के बादशाह को हरा दिया था। भले किसी लायक नहीं वो भारत का बादशाह, कमजोर था, लेकिन मैसेज क्या गया पूरे भारत में कि मुगल बादशाह को किसने हरा दिया, यानी भारत के बादशाह को किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने। सुजाउद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों को अधिकार सिर्फ कहां हो सकता था? अवध पे हो सकता था, ठीक है। मीर कासिम या मीर जाफर को कंट्रोल करने के बाद सिर्फ बंगाल पे हो सकता था, लेकिन पूरे भारत का ऑफिशियल राजा कौन था? शाह आलम। और इन्होंने किसे हरा दिया था? शाह आलम को। और शाह आलम को जब हरा दिया था तो इस सौदे को बहुत ही अच्छे से बनाना था जिससे हर तरफ से अंग्रेजों को फायदा हो, और इसके लिए एक सबसे महामक्कार इंसान की जरूरत थी, और वो महामक्कार इंसान था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध के समय भारत में था, और प्लासी के युद्ध के समय पहली बात तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य अधिकारी रहते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत करप्शन किया। करप्शन मतलब जैसे यहाँ IAS IPS वगैरह होते हैं, भाई किसी विभाग के सचिव हो गए, खूब करप्शन करते हैं, करप्शन की कमी नहीं रखते हैं, ठीक इसी तरह इसने भी किया कि मतलब कंपनी के फायदे से ज्यादा अपना फायदा इसने कराया। तो इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, महाभियोग चल रहा था। इस महाभियोग के लिए जो है बुलाया गया था उसे लंदन में, ठीक है। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये ट्रीटी ऐसी की जानी है कि जिससे हर तरफ से अंग्रेजों को फायदा हो। इसके लिए एक ऐसा इंसान चाहिए, और ऐसा लोमड़ी दिमाग वाला इंसान सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव है। तो बकायदा रिक्वेस्ट डाली गई कि रॉबर्ट क्लाइव को भेजिए, बहुत बड़ी डील हाथ लगी है। तब रॉबर्ट क्लाइव पे वो मुकदमे सारे हटा दिए गए, उसे क्लीन चिट दे दिया गया। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? कहते हैं ना कि जो निकम्मे होते हैं कभी कभार उनकी जिंदगी बहुत खतरनाक बदल जाती है ना। रॉबर्ट क्लाइव के पिताजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे, इंग्लैंड में ही उनकी पोस्टिंग थी, इंडिया में नहीं थी, है ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे, क्लर्क नहीं शायद कुछ और अच्छी पोस्ट पे थे। तो जैसे होता नहीं है भारत में कि जब बच्चा लड़का निकम्मा होता है तो उसकी शादी करा दी जाती है, सुधर जाएगा, होता है ना ऐसा। मतलब सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, शादी कराने सुधर जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि कहीं नौकरी करने लग जाए, और खैर शादी के बाद भले नहीं सुधरे लेकिन नौकरी के बाद सुधर जाता है थोड़ा। अगर नौकरी करने लगता है तो आवारागर्दी का टाइम नहीं मिलता है। अब यहाँ रोड पे सड़क पे आवारागर्दी करोगे तो भाई टाइम मिलता है इसीलिए कर रहे हो। अभी नौकरी करोगे 9 to 5 तो कहाँ टाइम मिलेगा, है ना। नौकरी करके आगे थक के आगे रेस्ट करोगे। तो इनके पिताजी ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को एज अ क्लर्क जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दिलवा दी। अब ये नौकरी करता था, बिगड़ैल था, ये बदमाश था ये। तो इंग्लैंड में जब ये नौकरी कर रहा था तो सबको परेशान किया रहता था ऑफिस में अपने। तो एज अ पनिशमेंट इसको भेजा गया इंडिया कि यहाँ पे ये जो है जीना हराम करके रखा है पूरे ऑफिस का, एक काम करो इसको इंडिया भेज दो। उसको भेज दिया गया इंडिया। जब वो इंडिया आया तो इंडिया में इत्तेफाक से इसका मन लग गया, बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वहाँ तो बड़ी मतलब नियम दायरे में रहना होता था, यहाँ पे कुछ नियम दायरे में खास नहीं रहना होता था। यहाँ इसका मन लग गया, और जब आपका किसी काम में मन लग जाएगा ना तो आप बहुत इनोवेटिव हो जाते हो,
है ना। अभी आपका यही ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मन लग जाए तो आप ज्योग्राफी में खुद रोज नई नई चीजें ढूंढोगे, हमेशा टाइम दोगे ज्योग्राफी को। ठीक इसी तरह इसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम पे और इसके व्यापार पे भारत में मन लगाना शुरू किया। और जब काम में मन लगा करोगे तो काम अच्छा करोगे, प्रमोशन बहुत तेजी से मिलेंगे। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की पूरी भूमिका तैयार की थी किसने? इसी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, प्लासी के युद्ध की पूरी भूमिका रॉबर्ट क्लाइव ने, मतलब एक बहुत ही बड़ा युद्ध जिसमें जो है इसने सीधे राजनीति पे हस्तक्षेप कर दिया था, वो सफल रहा था पूरी रॉबर्ट क्लाइव की वजह से, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव का प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन होकर ये धीरे धीरे बहुत बड़ा अधिकारी बनता गया। और जब ये बहुत बड़ा अधिकारी बन गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वे सर्वा यहाँ पे, तो फिर इसने बहुत ही ज्यादा करप्शन किए। इस करप्शन का ही मुकदमा कहाँ चल रहा था? इंग्लैंड में चल रहा था। ठीक, अब ये इकलौती मिसाल नहीं है। भारत को अगर पूरी तरह से डुबाने का श्रेय अगर दिया जाए अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को में किसको दिया जाए, तो फिर भारत की इस 200 साल की गुलामी का पूरा श्रेय जाएगा रॉबर्ट क्लाइव पे, क्योंकि इसी की नीतियां थी कि भारत को स्टेप बाय स्टेप कैसे गुलाम बनाना है। इतना समझदार था। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकदम निकम्मे होते हैं और ये एकदम माहौल बदल देते हैं। एक और एग्जांपल ऐसे ही तो है, हिटलर का नाम तो सुना ही है सबने। अगर उस दिन हिटलर को जो है फाइन आर्ट स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता तो दुनिया में इतना बड़ा कांड ना होता, वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होती। ठीक है, हिटलर पेंटिंग करता था, उसको लगता था वो बहुत महान पेंटर है, 3rd ग्रेड पेंटर था, लेकिन उसको फिलहाल लगता था कि हम बहुत महान पेंटर हैं, और वो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन चाहता था। एडमिशन के लिए लेकिन पूरी शिद्दत से लगा हुआ था, काम उसको भले ना आए अपना, लेकिन एडमिशन के लिए बड़ी ईमानदारी से लगा हुआ था। 3 अटेम्प्ट उसने ट्राई किया, उसका एडमिशन नहीं हुआ। हिटलर पास कोई चांस नहीं बचा, क्या करता? इधर उधर घूम रहा था। जैसे भारत के लोग होते हैं, जितने शहर वगैरह में आवारा होते हैं, कोई जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, कोई जो है आरएसएस ज्वाइन कर लेता है, कोई विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर लेता है, कोई कुछ नहीं तो बजरंग दल ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं तो वैलेंटाइन डे पे लाठी लेके जाके घूमेंगे पार्क पार्क। ठीक है, एंटरटेनमेंट मिलेगा, है ना। तो ऐसे जो है भाई भारत में भी सेम यही होता है, दुनिया में भी यही होता है। हाँ हाँ, क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग, फिर हाँ क्या चीज 1745, हाँ 46 में आया था, मतलब यहाँ पे उसने जो है कार्यभार संभाला था 1746 में। हाँ, उसके बाद इसके सारे चार्जेस हटा दिए। ठीक है, कि जाओ भाई ऐसी डील करके आओ कि फिर भारत कभी अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। ठीक है, फिर अच्छा रॉबर्ट क्लाइव आखिर 1 साल बाद लौट के आता है, और लौट के आने के बाद एक ट्रीटी होती है 1765 में, 1765 में, नोट कर लीजिए इस बात को भी, 1765 में ये ट्रीटी होती है। ठीक, लास्ट क्लास में जो बताया था ऐसा शॉर्ट में नोट्स बना रहे थे ना, है ना। डिटेल नोट्स मिले आपको? अभी मिलेंगे, रुक जाओ। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि सन 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। ठीक है, मतलब बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो संधि हुई कहां पर हुई? इलाहाबाद में हुई। ठीक है, 1765 ईस्वी में हुई। इस ट्रीटी में कहा गया कि सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब हुआ करता था, वो 2 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में देगा। मतलब आज के हिसाब से 2 करोड़ रुपए, और उस समय के हिसाब से तो आज के हिसाब से कम बहुत 100 अरब से ज्यादा रुपए हो गए, इतने पैसे हो गए। 2 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में लिया, और साथ ही साथ कड़ा और कुंडा जगह का नाम है। ठीक है, कड़ा और कुंडा की दीवानी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली, किससे? सुजाउद्दौला से। और अपने लिए नहीं प्राप्त कर ली, बल्कि मुगल बादशाह से भी ट्रीटी करनी थी, तो मुगल बादशाह से उन्होंने ट्रीटी की कि अब भारत में अंग्रेज कहीं भी पूरे भारत में व्यापार का एक्सपेंशन कर सकते हैं। मुगल बादशाह से भी तो ये परमिशन मिल गई ना, ट्रीटी यही साइन की, मुगल बादशाह ने परमिशन दे दिया कि ठीक है तुम पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, हम तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शाह आलम उस समय कमजोर हुए पड़े थे। ठीक है, तो जो कड़ा और कुंडा का क्षेत्र सुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने लिया था, दीवानी के रूप में प्राप्त किया था, मतलब जहां से रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया था, वो कड़ा और कुंडा का क्षेत्र किसे सौंप दिया गया? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को सौंप दिया गया। ठीक है, इस ट्रीटी में ये चीज
हो गई। ठीक है, मतलब अगर वास्तविक रूप से अगर हम बात करें कि वास्तविक रूप से भारत पूरी तरह से गुलामी की शुरुआत कहां से होती है, तो 1765 ईस्वी से भारत में गुलामी की शुरुआत होती है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, भारत 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा ना? 200 साल किस आधार पर कहा जाता है? सन 1757 से। ठीक है, सन 1757 मतलब प्लासी के युद्ध से यह माना जाता है कि भारत की गुलामी धीरे धीरे शुरू हो गई। और रॉबर्ट क्लाइव ने यहीं पर बंगाल में, अच्छा देखो ये जो क्या नाम है युद्ध हुआ था, इसकी ट्रीटी में भी युद्ध हरजाना भी तो लेना है। तो युद्ध हरजाना किससे वसूला? अंग्रेजों ने बंगाल से वसूला। मीर कासिम तो बंगाल से भागा हुआ नवाब था जिस समय युद्ध हुआ था। भाई मीर कासिम जैसे भागा, तुरंत जो है अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। और जब ट्रीटी करने की बात आई तो ट्रीटी करने के टाइम पे मीर जाफर की डेथ हो गई। मीर जाफर का एक बेटा था 5 साल का, नजमुद्दौला। क्या नाम था? नजमुद्दौला। ठीक है, नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने ऑफिशियल नवाब डिक्लेयर कर दिया। अंग्रेजों ने नजमुद्दौला को ऑफिशियली नवाब डिक्लेयर कर दिया। और तीसरी ट्रीटी, अब मीर कासिम था ही कौन? वो तो भगोड़ा था, उसको क्या, उसके था ही क्या? तो उन्होंने किससे ट्रीटी की? बंगाल से। ये कहते हुए कि क्योंकि पहले बंगाल का नवाब था मीर कासिम और इसी की वजह से हमारा युद्ध में नुकसान हुआ, तो हम बंगाल से इसकी क्षतिपूर्ति वसूलेंगे। तो 60 लाख रुपए बंगाल की क्षतिपूर्ति किससे वसूला गया? नजमुद्दौला से। 5 साल का था वो, सिर्फ उसको सिर्फ ऑफिशियल बनाया था, सिग्नेचर कर दे बस एक। ठीक है, तो नजमुद्दौला से भी बंगाल की तरफ से इन्होंने क्या वसूला? मानहानि या फिर क्षतिपूर्ति युद्ध हर जाने के रूप में इन्होंने वसूल ली। ठीक है, और अंग्रेजों ने यहीं पर, अब 5 साल का नजमुद्दौला जो बंगाल का नवाब है, तो अंग्रेजों ने यहीं पर क्या किया? सबसे पहली बार एक नए पॉलिसी की शुरुआत की जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, है ना, द्वैध शासन प्रणाली। तो लिखिए, और ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम implemented by Robert Clive in 1765 भारत में, सॉरी बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सन 1765 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, अच्छा रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन यानी दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। इसका मतलब क्या था? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था? देखो, दोहरे शासन प्रणाली का मतलब यह था कि दो शासन पैरेलली दो शासन चल रहे हैं। ठीक है, एक भाई बंगाल का ऑफिशियल नवाब कौन है? नजमुद्दौला। ठीक है, तो नजमुद्दौला तो बंगाल का नवाब है, बंगाल वही चला रहा है, लेकिन वो कैसे चला रहा है? जैसे अंग्रेज कह रहे हैं। ठीक है, मतलब दो शासन चल रहे हैं, एक तो नवाब चला रहा है और दूसरा कौन चला रहे हैं? अंग्रेज चला रहे हैं। ठीक है, और अंग्रेजों ने ऑफिशियली जो ट्रीटी साइन हुई थी ना शाह आलम से, और एक चीज ली थी, वो लिया था बंगाल की दीवानी। ठीक है, मतलब ये था कि अब जो बंगाल होगा, बंगाल के दीवान कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। अंग्रेज अब तक व्यापारी थे, लेकिन अब कौन बनेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी भी ले ली थी। तो बंगाल में अब नवाब तो नजमुद्दौला और दीवान कौन थे? अंग्रेज थे। क्या दीवान कभी प्रशासन चलाता था? नहीं, लेकिन यहाँ पर नजमुद्दौला नाम का था, वास्तविक प्रशासन कौन चला रहे थे? अंग्रेज चला रहे थे। अब अंग्रेज जब प्रशासन चला रहे थे लगातार, ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, देखो जब मान लीजिए आप में से कोई हो, ठीक है, आप में से मान लीजिए इनको हमने दे दिया कि परमिशन कि भाई तुम्हारा काम इन सबसे रेवेन्यू वसूलना। ठीक, तो रेवेन्यू कैसे वसूलाता है? एक सरकार रेवेन्यू कैसे वसूलती? रेवेन्यू होता है आपकी जो इनकम होती है उस इनकम का कुछ परसेंट भाग
सरकार लेती है आपसे आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सुविधाएं देने के लिए, है ना, यही तो होता है रेवेन्यू। ठीक है, तो कुछ परसेंट भाग लेती है, उतना जिससे आप पे कोई फर्क भी ना पड़े और सरकार के पास एक ऐसी संपत्ति भी इकट्ठा रहे जिससे आपकी सुविधाओं के लिए हम पूर्ति कर सकें, है ना, यही तो पर्पस होता है। तो उसमें क्या होता है, वो भी जो आपकी इनकम होती है। अब उस समय ये भौतिक चीजें तो थी नहीं कि जा रहे हो और एक आईफोन खरीद ला रहे हो, उस पर टैक्स है 28,000 रुपए 1 लाख के आईफोन पे, तो फिर हम उस पर टैक्स वसूल लें। पहले ये सब भौतिक चीजें तो थी नहीं। चीजें कहाँ थी टैक्स लायक? जमीन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी खेती। तो जिसके पास जमीन होगी, जो जितने रेशियो में जमीन होगी उसी रेशियो में उससे क्या वसूला जाएगा? रेवेन्यू वसूला जाएगा। तो रेवेन्यू ऐसा होता था, मान लीजिए आपका 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन पे मान लीजिए आप कि 5 कुंटल गेहूं निकलता है, ठीक है, तो उसमें 50 किलो गेहूं कौन ले लेगी? सरकार ले लेगी। ठीक है, यही था रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा किसी साल ऐसा हो गया कि सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हुई, पूरा कितना गेहूं हुआ? गेहूं हुआ टोटल 2 कुंटल। अब आपने 1 बीघे में 5 कुंटल गेहूं उगाया और 5 कुंटल में 3 कुंटल गेहूं तो आपके घर पे खाने की खपत है, बचा 2 कुंटल। 2 कुंटल में 1.5 कुंटल आपने बेचा और 50 किलो आपने किसे दिया? रेवेन्यू दिया था। ठीक है, यही तो होता है। लेकिन किसी साल सूखा पड़ गया और आपका टोटल जो गेहूं हुआ वो हुआ सिर्फ 2 कुंटल। कितना हुआ? 2 कुंटल हुआ। अब 2 कुंटल में भी सरकार ने पहली बात तो क्या किया, जब अंग्रेज बन गए तो उन्होंने मनमाना रेवेन्यू लगाया। उन्होंने कहा कि भाई हमें 1 कुंटल अब गेहूं चाहिए। फिर दूसरी चीज, 2 ही कुंटल गेहूं हुआ सूखे की वजह से, और सरकार आई कहीं नहीं हमें 1 कुंटल गेहूं दो। अब आप कैसे दे दोगे? 3 किलो तो आपकी 3 कुंटल तो खपत है ना, जो 3 कुंटल खपत है ऑलरेडी उसमें 1 कुंटल कम है, तो आप खाओगे क्या अगर दे दोगे तो? अब आपके पास 1 ही तो बचेगा अगर 1 दे दोगे तो। जब आपकी अपनी सरकार थी, मान लीजिए इनको हमने अपॉइंट कर दिया, ये पहुंच गए इनके पास कि लाओ रेवेन्यू दो, तो इन्होंने देखा कि भाई इनके पास इस बार 2 ही कुंटल गेहूं हुआ है, तो इन्होंने इनका रेवेन्यू माफ कर दिया कि भाई आपके पास खुद 1 कुंटल की कमी है खाने के लिए, तो आपको माफ कर दिया। उनके पास ये मतलब सबके पास यही चीज, ऐसे ही दिक्कत आई क्योंकि कॉमन तरीके से सबके साथ एक ही दिक्कत हुई, तो इन्होंने क्या किया? माफ कर दिया, फिर कह दिया कि अच्छा एक काम करो, सब लोग 25-25 किलो दे दो, 50 किलो रहने दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भावनाओं को समझते हैं, आपके बीच के हैं। ठीक है, आपसे इन्हें उतना स्नेह है। लेकिन अगर कोई बाहरी आएगा तो क्या वो कोई स्नेह रखेगा, कोई हमदर्दी रखेगा? बाहरी कोई नहीं रखेगा। वो क्या करेगा? उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो जितना ज्यादा पैसा लूट के ले जा सके। अगर आप बाहर से हैं, दिल्ली से, तो फिर आप एक चीज देखते हैं, अपने शहर और इस शहर में बहुत बड़ा फर्क देखते हैं। आप देखते होंगे कि शहर में पैसा सामने वाला वसूलने के लिए मतलब उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं रहेंगी, वो लूटता जाएगा, आपको जितना हो सके निचोड़ लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके लिए आप बाहरी हैं। ठीक है, और है ऐसा है, होता है, और ऐसा नेचुरल होता है बिल्कुल। ठीक है, अभी आपके शहर में दिल्ली का कोई जाएगा तो वो भी यही करेंगे, क्योंकि वो बाहरी होते, बाहरी के लिए कोई भावनाएं नहीं होती हैं। तो जब अंग्रेज रेवेन्यू ऑफिसर बन गए तो अंग्रेजों ने क्या किया? खुल के पैसा वसूलना शुरू किया। इनके पास ही पहुंच गए, लाओ दो रेवेन्यू, इन्होंने कहा है ही नहीं, तो अंग्रेजों ने ऐसे भी नहीं, लठायत 4 ठोले आए थे, लठायत से इनकी खोपड़ी फोड़ दी, कहा लाओ जो है बच्चा ले जा रहे हैं, खोपड़ी में टाके लगवा लेना और जितना हो बाकी इंतजाम करके दे जाना। और अब इनके पास कुछ है ही नहीं था, और कहां से इंतजाम करेंगे? तो धीरे धीरे जनता का आक्रोश बनता चला गया, और जनता के इस आक्रोश की वजह से, जब जनता का आक्रोश बनता चला गया तो फिर आपके जो जनता थी उसकी नजरों में क्या हुआ? उसको ये थोड़ी पता, उसको क्या पता है कि नवाब कौन है? नजमुद्दौला। रेवेन्यू कौन ले रहा है? ब्रिटिश। तो जनता तो यही समझेगी ना कि ये जो ब्रिटिश कर रहे हैं रेवेन्यू के लिए, ये कौन करवा रहा है? नवाब करवा रहा है। तो लोगों का गुस्सा किसके प्रति जाएगा? नवाब के प्रति तो जाएगा। यही था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, कि नवाब बेचारा फालतू में पिस रहा था। ठीक है, वो खुद कठपुतली था किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, और शासन कौन चला रहे थे? अंग्रेज चला रहे थे। इस तरह से अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से रेवेन्यू वसूलना शुरू किया। अब तक अंग्रेज व्यापार करके पैसा कमा रहे थे, अब अंग्रेज सीधे सीधे रेवेन्यू, मतलब फ्री का पैसा मिल गया ना, जहां पे इनका कोई था ही नहीं वहां पे इन्हें फ्री का पैसा मिलने लग गया। तो अब अंग्रेजों ने इस फ्री के पैसे को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू को बहुत ही गलत तरीके से कलेक्शन करना शुरू किया।
है ना, जनता को प्रताड़ित करके करना शुरू कर दिया रेवेन्यू का कलेक्शन, और धीरे धीरे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा प्रभावी हो गया। ठीक है, फिर सन 1776 में, सॉरी 72 में, 1772 में, ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा साथ ही साथ जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बन गया बंगाल का पहला गवर्नर भी बन गया था। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद अगला गवर्नर आया 1772 में, नोट कर लीजिए 1772, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ, VAREN, वॉरेन, वी 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 एक मिनट, डब्ल्यू है, डब्ल्यू, वॉरेन में डब्ल्यू है, हाँ, WAREN, डबल आर है तो डबल आर लगा लो भाई, स्पेलिंग में ज्यादा मुझसे उम्मीद ना किया करो। हेस्टिंग्स, HESTINGS, अरे इसमें भी यार झोल है बताओ जरा स्पेलिंग बता दो सबको, सही बता रहे हो ना, नहीं तो गलती बताना तो हम भी बता सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स अगला गवर्नर होता है, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहला काम क्या किया, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक है, नोट कर लो इस बात को, मेंशन कर लो साइड में कहीं। अब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म होने का मतलब क्या था, कि भाई अब जो है ऐसा नहीं था कि कोई बात नहीं हम शासन नहीं करेंगे तुम ही करो, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि अब तक कम से कम नाम का तो नवाब था नजमुद्दौला, अब ये नाम का भी नवाब नहीं रहेगा, अब शासन पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया, और इसी के साथ अब धीरे धीरे बंगाल में एक्सपेंशन शुरू हुआ किसका, ब्रिटिशियर्स का। और ब्रिटिशियर्स भारत में ही नहीं बल्कि बंगाल और भारत दोनों जगह ये व्यापार तो कर ही रहे थे, और व्यापार करते करते अब इनके इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या बन गया, लैंड रेवेन्यू, फ्री का सोर्स। अब एक बार तो आपको व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए मान लो आप कुछ भी बेच रहे हो, है ना, कुछ भी बेचो, मान लो आप जैसे ये पानी की बोतल बेच रहे हो, तो आपको पानी की बोतल पहले बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उसके बाद मार्केटिंग करोगे, फिर सेल होगी ना, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन अब आपसे हफ्ता वसूली कह दिया जाए, यहाँ क्या मेहनत करनी है, कोई हफ्ता वसूली मेहनत करनी है कि पहुंच जाओ लो पैसा लो, भाई बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी टाइम दिए आसानी से आपका फ्री का पैसा आ रहा है जिस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ज्यादा मजा लैंड रेवेन्यू में आपको आएगा कि व्यापार में आएगा, लैंड रेवेन्यू वसूलने में ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। तो फिर अंग्रेज अब सोच रहे हैं कि ये तो फ्री का पैसा है, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सको ले लो, तो इसलिए इन्होंने कई पॉलिसीज बनाना शुरू किया, और उन्हीं पॉलिसी जो इन्होंने पॉलिसीज बनाना शुरू किया उसी पॉलिसी को कहते हैं इंडिया की लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत 3 नए सिस्टम बनाए गए। पहला बनाया गया सबसे पहला स्थायी बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, अभी लिखना नहीं, ठीक है, इसको अभी बाद में लिखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा बनाया गया रैयतवाड़ी सेटलमेंट, और तीसरा बनाया गया महालवाड़ी पॉलिसी। ठीक है, महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक, 3 पॉलिसी बनाएगी, और इस नीति के तहत ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की शुरुआत की गई। अब पहली चीज ये है कि जो आपने पूरा बंगाल पढ़ा है, इसको व्यवस्थित तरीके से, जिस तरह से कहानी सुनाई थी लास्ट क्लास में, उस तरह से व्यवस्थित तरीके से आपको नोट्स मिलेगा। तो नोट्स आप जरा टेलीग्राम खोलिए, वहीं पर नोट्स अवेलेबल है, पहले देख लीजिए। ज्वाइन नहीं किए हो, अच्छा, RZEH। ये जो लेक्चर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, सही बात। वैसे आज जो है ना थोड़ा बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, ज्वर से पीड़ित फील कर रहा हूँ, ज्वर मतलब बुखार, फीवर, इसीलिए आज छुट्टी मारने वाला था, लेकिन मैम ने कहा सर आज आ जाइए, कल आपने, हाँ
तो मेरा जैसे गला और होठ सूख रहा है इस वजह से बोलने में। हाँ 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 यार, तो 1000 करवा दो, और लोगों से करवा दो, बता रहा हूँ। इसमें देखो, बता रहा हूँ। ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी विस्तार। देखो, ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी विस्तार। हाँ, फाइल्स में जाओ, फाइल्स में ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन। क्या वो आपने ज्वाइन किया? टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, नोट्स वहाँ पे हैं। कोई बात नहीं, घर पे जाकर कर लेना, ठीक है। आपकी पहली क्लास है क्या? अच्छा अच्छा। हाँ, अब नोट्स देखो, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया था, जैसे बताया था, नोट्स सेम टू सेम वैसे ही हैं। दिखाना जरा, तुम दिखाओ। मिला नहीं अभी? ये देखो, यहाँ पे जाओ, फाइल्स पे गए, ब्रिटिश इंपीरियल एक्सपेंशन। हाँ हाँ, ये रहा, अंग्रेजों का साम्राज्य। हिंदी चाहिए? मिल गया ना सबको? सबको मिल गया? क्यों भाई, आप नए स्टूडेंट हो? टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो पहले तो, ठीक है। और फाइल जो है पड़ोसी की, उसमें देख लो कहाँ से मिलेगा। 4 और चाहिए? कौन 4 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया चैनल? जिन जिन 4 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, कर लो भाई, 1000 हो जाएंगे। हाँ हाँ, 6 कम हो जाएंगे, क्यों? 3 कम रह गए? हाँ, इसमें भी पैसे मिलते हैं क्या? ये टेलीग्राम पे भी पैसे मिलते हैं क्या? क्यों, ये बताओ, टेलीग्राम पे भी पैसे मिलते हैं क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता है। क्या कौन बताया सबसे ज्यादा? क्या कह रहा, कौन है टेलीग्राम पे? सही बताओ। हाँ, तो हमारे पास कितने 1000 हैं? तो हमें नहीं मिल रहा है? कब मिलेंगे? कब मिलेंगे ये बताओ। कौन सी एलिजिबिलिटी होती है? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अबे, हाँ, क्या मूवी चैनल? अबे ठीक है, जरा संपर्क में रहना फिर। ये तुमने बढ़िया चीज बता दी यार, ऐसा भी है इसमें? नहीं, मुझे तो ये पता था यूट्यूब पे होते हैं। तो सबसे ज्यादा इस पे है? कितना पैसा मिलता है? कितना? 1 मिनट चुप रहो यार पहले। 1 मिनट शांत रहो जरा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, बताओ। अच्छा,
मतलब यूट्यूब की लिंक अगर हम टेलीग्राम से भी शेयर करेंगे तब भी टेलीग्राम पे उसका बेनिफिट है। अच्छा, तो तुम लोग कर लेना भाई ट्रस्ट, ठीक है। अरे यार, जहाँ कुछ ज्ञान नहीं था वहां कुछ तो मिला, पता तो चला कि ऐसा भी कुछ होता है। इनको कहने दो, सबसे ज्यादा जो है आपकी वैल्यू कम करने वाले आपके पड़ोसी होते हैं, ठीक है, इसलिए बिल्कुल टेंशन न लेना, ठीक है, इसलिए बिल्कुल टेंशन न लेना। हो गए, वाह, पार्टी तो बिल्कुल बनती है यार, बिल्कुल। 1000 रुपये तो वो हो गया, कर तो लिया, ठीक है, 1000 हो गए। अब आप लोग को, आपके लोग के लिए एक ट्रिप स्पॉन्सर उत्तराखंड की होगी, उत्तराखंड की एक ट्रिप स्पॉन्सर की जाएगी आप लोगों को, ठीक है। वहां चल के प्रमोशन भी करना पड़ेगा। पहले करवाओ फिर। मुकरे थोड़ी रहा है, देखो ट्रिप के मामले में मुकरता नहीं हूँ, ट्रिप के मामले में मैं जो कहता हूँ कर देता हूँ, ठीक है। अरे कर दूंगा भाई, इस पे कौन सी बड़ी बात है। खैर चलो, अब इस पे आता हूँ, कंटिन्यू करो इस पे। देखो भाई, ऐसा है, एक बार फिर से अगली क्लास में भी पूरा जो आज क्लास चल रही है रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कंफर्टेबल, अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो अलग बात है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं इतना फ्लेक्सिबिलिटी से बोल नहीं पा रहा हूँ, आवाज भी अटक रही बोलने में, तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो एक बार और रिवाइज करूंगा, ठीक है। आज का फिलहाल चलाते हैं। अब देखो, जैसे, अब लेकिन बिल्कुल शांत रहो। अब जैसे देखो, बंगाल पे अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लिया एज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कनेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब बंगाल, अंग्रेज देखो समझदार थे, और इसकी समझदारी क्या थी, अंग्रेज जानते थे सीधे एक तरफ से एक साथ कहीं पे वार ना कर दो किसी भी देश पे, है ना। अगर अंग्रेजों का देखो पहला उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। जब भी ताकत कमानी हो ना आपको, तो सबसे पहली चीज होती है पैसा कमाना। अंग्रेजों ने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। अंग्रेजों की पूरी दुनिया पे फतेह का सिर्फ 2 कारण था। एक कारण था उनकी किस्मत ने बहुत सही हमेशा साथ दिया। कुछ लोग होते हैं किस्मत के बहुत धनी, तो उनकी किस्मत ने साथ दिया, लेकिन सिर्फ किस्मत से ही पूरी दुनिया पर राज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। किस्मत के साथ साथ समझदारी भी चाहिए होती है। ये अलग बात है, जब आपके सितारे गर्दिश में होते हैं तो बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी बहुत समझदारी वाला काम करने लगता है, लेकिन अंग्रेजों ने खैर समझदारी भी बहुत रखी है। अंग्रेज जानते थे पूरे भारत, इतना बड़ा भारत, इसको कंट्रोल करके रख पाना बड़ा मुश्किल है, और एक साथ पूरे भारत को जीत पाना तो नामुमकिन है। तो अंग्रेजों ने सीधी से एक पॉलिसी अपनाई कि भाई सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जिस तरह से बंगाल में सबसे पहले हम राजनीति में इन्वॉल्व हुए, वो भी डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, और वहां से रेवेन्यू से हम पैसे कमा रहे हैं, और उसके बाद बंगाल के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप करके एडमिनिस्ट्रेशन को बदल रहे हैं। ठीक उसी तरह से धीरे धीरे हमें क्या करना है, पूरे भारत में करना है। और भारत कितने मुख्य प्रांतों में बटा था, 4 मुख्य प्रांतों में। उत्तर का मुख्य प्रांत था पंजाब, ठीक है, पूर्व का मुख्य प्रांत बंगाल, पश्चिम का मुख्य प्रांत मराठा, और दक्षिण का मुख्य प्रांत मैसूर। तो आप धीरे चारों प्रांतों में से एक एक करके चारों पे धीरे धीरे इनका अपना अधिकार बनाना था। सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे धीरे धीरे अपना अधिकार बनाया, और उसके बाद फिर बाकी तीनों प्रांत पे स्टेप बाय स्टेप हर जगह उन्होंने अपना अधिकार बनाना शुरू किया, ठीक है, अपना कंट्रोल लेना शुरू किया। सबसे जो लास्ट में इन्होंने अपना कंट्रोल बनाया वो बनाया पंजाब पर, क्योंकि पंजाब की तरफ ये आंख नहीं उठा सकते थे। उस समय पंजाब का यानी कि जो सिख लीडर हुआ करते थे वो महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल काम था, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी, ठीक है, सबसे अच्छी तो खैर अंग्रेजों की थी, लेकिन एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। लेकिन दूसरी बेशक थी, है ना, लेकिन कुछ मामलों में सबसे अच्छी फौज जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, फौज भले कम हो या दूसरी हो, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, मेन चीज है लड़ाई लड़ने का जज्बा कितना ज्यादा है, ठीक है। अंग्रेज दिमाग से लड़ने वाले, और पंजाबी सिख कैसे, जोश में लड़ने वाले। तो भाई क्या होता है कि कई बार जो है जो ज्यादा जोश में लड़ोगे ना, अगर लड़ाई छोटी है तो ज्यादा जोश में लड़ने पे जो बिना दिमाग लगाए लड़ेगा ना वो जीत जाएगा, है ना। मतलब अगर देखो रेस होती है ना, 100 मीटर की रेस होती है, 5000 मीटर की रेस होती है। अगर 100 मीटर की रेस के लिए अपने 100% दिमाग आपको कुछ नहीं लगाना है, अपनी स्पीड दिखानी है, लेकिन 5000 मीटर के लिए दिमाग लगा के आपको दौड़ना है,
ये नहीं कि शुरू हुई रेस और आप पूरा अपने एफर्ट निकाल दिया, 2500 मीटर दौड़ते दौड़ते आपका फेफड़ा निकल के बाहर पड़ा है, ठीक है। 2500 मीटर की रेस पूरी करना जरूरी है, 5000 मीटर की रेस पूरी करना जरूरी है। तो 100 मीटर की रेस जीतना है तो आपको पहले कदम से ही स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही कारण था कि उन्होंने पंजाब की तरफ अभी रुख किया ही नहीं जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे। अब रुख इनका किधर जा रहा है, मराठों की तरफ जा रहा है, ठीक है। और मराठे, उसमें भारत में जो सबसे ताकतवर थे वो थे मराठे, ठीक है, सबसे ताकतवर थे मराठे, उनसे ताकतवर उसमें कोई नहीं। तो अंग्रेज ये बात बहुत भली भांति जानते थे, ठीक है, कि मराठों से ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं है। मराठा साम्राज्य जो हुआ करता था, इस मराठा साम्राज्य में दो मुख्य पद हुआ करते थे, ठीक है। सबसे पहले पद की हम बात करते हैं, इस पद को हम कहते थे छत्रपति। क्या कहते थे? छत्रपति कहते थे इस पद को, ठीक है। सबसे पहले छत्रपति थे शिवाजी महाराज, ठीक है। शिवाजी महाराज के बाद अगले छत्रपति बने शिवाजी के बेटे, क्या नाम था? संभाजी के बाद अगले छत्रपति बने राजा राम, ठीक है। संभाजी के बेटे राजा राम, ठीक है। क्योंकि इनके जो तीसरे बेटे थे शाहू जी, ठीक है। कौन थे? शाहू जी। इसको अभी नोट नहीं करने की जरूरत है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। शाहू जी जेल में बंद थे, औरंगजेब की कैद में थे, ठीक है। तो इनकी जगह पे शासन कौन चला रहे थे? राजा राम। और राजा राम की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी शासन चला रही थी, उनके संरक्षक बनके, मराठा साम्राज्य के संरक्षक बनके शासन चला रही थी। शाहू जी जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी वहां से रिलीज हो गए, और शाहू जी जब वापस पहुंचते हैं मराठा साम्राज्य, तो फिर इनकी पत्नी और शाहू जी, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई, राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। तो ताराबाई और शाहू जी के बीच में मतभेद हुआ छत्रपति बनने को लेकर, ठीक है। लेकिन फाइनली छत्रपति की गद्दी किसे मिली? शाहू जी को मिल गई। और जब शाहू जी बनते हैं छत्रपति मराठा साम्राज्य के, है ना, मराठा अंपायर के जब छत्रपति बनते हैं शाहू जी, तो शाहू जी ने सबसे पहली बार एक पद की शुरुआत की मराठा साम्राज्य में, और उस पद को कहते थे पेशवा का पद। क्या कहते थे? पेशवा का पद। पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पेशवा मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री में शाहू जी के जो प्रधानमंत्री बने, ये पहले प्रधानमंत्री बने, इनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। और यहीं से भारत का सबसे ताकतवर प्रांत, सबसे ताकतवर साम्राज्य बनता है मराठा साम्राज्य, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के टाइम से। बालाजी विश्वनाथ क्या बने? पहले पेशवा बने, और पेशवा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मतलब मराठा साम्राज्य का छत्रपति, यानी जैसे भारत है, भारत का सर्वे सर्वा कौन है? प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति। उसी तरह से मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा कौन? शाहू जी। और भारत का प्रधानमंत्री कौन है भाई? मतलब प्रशासनिक प्रधानमंत्री कौन है भारत का इस समय? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रमुख है ना भाई। भारत का सर्वे सर्वा कौन है? राष्ट्रपति होता है। और प्रशासनिक, पूरे भारत का प्रशासन देखने का कौन प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री। इसी तरह से मराठा साम्राज्य का जो मराठा साम्राज्य का जो छत्रपति थे वो थे शाहू जी। और शाहू जी ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ का। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालिए, मराठा पेशवाओं का क्रम, सीक्वेंस ऑफ द मराठा पेशवाज। मराठा पेशवाओं का क्रम, सीक्वेंस ऑफ द मराठा पेशवाज। अभी वो नहीं लिखना है, अभी देखो वो अभी पता कब करना है? जब हम मराठा, मैसूर और पंजाब ये तीनों भी कंप्लीट कर लेंगे ना, मतलब अंग्रेज पूरे भारत में फैल जाए, तो उनके फैलने के बाद वो पूरे भारत से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ना। वो तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि इसके बाद उन्होंने किया क्या था। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के बाद उन्होंने कहां पे काम क्या किया, लेकिन ये जो काम किया लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो भाई ये धीरे धीरे पूरे भारत से किया ना। तो पूरे भारत में चलने के लिए अभी आपके हिसाब से अंग्रेज कहां तक पहुंचे? बंगाल तक। अब मराठा पहुंचना है उन्हें, मराठा के साथ साथ मैसूर और फिर पंजाब भी पहुंचना है, ठीक है। तो इन सब जब चारों हो जाएगा ना, उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो पेशवा का क्रम लिखिए। पहला लिखिए बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक। ये वाला शायद नहीं होगा, 1713 से 1720 तक, बस सीक्वेंस ही नहीं होगा, बाकी सब होगा। 1713 से 1720 तक।
ठीक है, पहले पेशवा बने। और ये इतने ताकतवर पेशवा थे कि मुगल बादशाह तब तक सबसे, औरंगजेब तक मुगल बादशाह सबसे ताकतवर हुआ करता था ना। मुगल साम्राज्य जो है सबसे ताकतवर साम्राज्य था। बालाजी विश्वनाथ अपने आप में इतने ताकतवर थे कि अब मुगल बादशाह इनके अधीन आने लगी थी। मतलब मुगल बादशाह कौन बनेगा ये डिसाइड कौन करते थे? बालाजी विश्वनाथ। डिसाइड डायरेक्टली नहीं, लेकिन उसी मुगलों में से जिसका ये सपोर्ट कर देते थे वो अगला बन जाता था मुगल बादशाह। इसका मतलब क्या हो गया कि मुगल बादशाह हो गई कमजोर। ठीक है, और ये वाकया कब का है? 1713 का। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। मतलब ये हुआ कि जिस समय उधर बंगाल में उठापटक चल रही थी उस समय यहां पर मुगल बादशाह कमजोर हो रही थी। ठीक है, और ताकतवर कौन हो रहे थे? मराठे हो रहे थे। यही तो रीजन था, है ना, यही तो रीजन था कि भाई औरंगजेब ने अजीम शान को जरा पॉइंट किया था। औरंगजेब की डेथ 1707 में हो गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद शाहू जी को रिलीज कर दिया गया मुगलों की कैद से, और शाहू जी ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ठीक है, अब फर्रुखशियर मुगल बादशाह बना था ना, फर्रुखशियर मुगल बादशाह बना, लेकिन 1713 में पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखशियर की ताकत को बिल्कुल कम कर दिया। ठीक है, इसलिए नहीं कि बंगाल इंडिपेंडेंट हो जाए, इन्होंने बस अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन अपने कंट्रोल में लेने की वजह से मुगल बादशाह कमजोर हो गया और उधर मुर्शीद कुली खान ताकतवर हो गया था ना, है ना। तो इसीलिए उसने अपने आप को उधर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज्यादा ताकतवर पेशवा बने। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अगले पेशवा बने इनके पुत्र, जिनका नाम था चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार। बाजीराव प्रथम, जो काम भारत के प्रधानमंत्री का है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करना। ठीक है, मतलब मराठा साम्राज्य के जो भी नियम होंगे, मराठा साम्राज्य में कैसे रेवेन्यू कलेक्शन होगा, कैसे विदेशी राज्यों के साथ जो संबंध रखने, ये सब प्रधानमंत्री के अंडर में आता था। क्या हुआ? ठीक है, 1720 से 1740, 1720 से 1740 बाजीराव प्रथम। ठीक है, ये बाजीराव प्रथम जो थे ना, बालाजी विश्वनाथ तो सबसे ताकतवर पेशवा थे ही, और बाजीराव प्रथम जो है ये इनसे 21 निकले, एक कदम इनसे भी आगे निकले। लगातार 58 युद्ध लड़े इन्होंने, लगातार। ठीक है, लगातार 58 युद्ध लड़े और सब में ये जीते। कितने ताकतवर थे? हाँ, 58 बैटल्स इन्होंने की लगातार। ठीक है, 58 युद्ध लड़े और इन्होंने लगातार जीते। मराठा साम्राज्य का जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन था, सबसे ज्यादा विस्तार किया, वो बालाजी फर्स्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, अटक से कटक तक। ठीक, हाँ, अरे वही बाजीराव फर्स्ट के द्वारा किया गया। अटक से कटक तक पूरा विस्तार, यानी अटक यानी सिंधु नदी का मुहाना और कटक यानी कि महानदी का मुहाना उड़ीसा। ठीक है, ये जो पूरा विस्तार हुआ कि मराठा साम्राज्य इस कोने से इस कोने तक फैल गया, ये पूरा एक्सपेंशन का श्रेय जाता है किसे? बालाजी नहीं, बाजीराव फर्स्ट को जाता है। ठीक है, तो मतलब ये सबसे प्रभावशाली योद्धा रहे। अब इनको आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मस्तानी के प्रेम में थे ये, है ना। लेकिन देखो, मूवी बनाई गई लेकिन तथ्यों के साथ इसमें बहुत छेड़छाड़ है। ठीक है, मस्तानी का जिक्र इतिहास सिर्फ एक नर्तकी के रूप में करता है, कोई योद्धा के रूप में नहीं करता है ना। मूवी में तो ये दिखाया गया मस्तानी युद्ध लड़ी। ठीक है, तो मस्तानी का जिक्र इतिहास को योद्धा के रूप में नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नर्तकी के रूप में करता है। लेकिन इतिहास ये भी मानता है कि मस्तानी से प्रेम प्रसंग तो थे और इन्होंने शायद विवाह किया था या नहीं किया, इस चीज का इतिहास क्लियरली जिक्र नहीं कर पाता है। लेकिन मस्तानी से इनका एक पुत्र था, शमशेर बहादुर जिसका नाम था। ठीक है, वो तो क्लियर है। ठीक है, बाकी जितनी इंपॉर्टेंस इस मूवी में मस्तानी से दी गई, उतनी इंपॉर्टेंस मराठा साम्राज्य में कभी भी मस्तानी बाई की नहीं रही। ठीक है, तो इनके मृत्यु के बाद अगले जो पेशवा बनते हैं उनका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव 1740 से
1761, 1740 to 1761। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो पेशवा थे ये भी बहुत मजबूत पेशवा थे। मतलब ये वो दौर चल रहा था जब मराठे इतने ताकतवर थे कि कोई सपने में भी मराठों के साथ युद्ध लड़ने की या मराठों के साथ छेड़छाड़ करने की सोच भी नहीं सकता था। ये वो दौर चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसी टाइम 1761 में भारत पे एक हमला हुआ, ठीक है, अफगानी हमला हुआ, और अफगानी रूलर आया जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ, और पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस युद्ध में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ, और उस समय पेशवा कौन थे मराठों के? बालाजी बाजीराव। और इस युद्ध में मराठों की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया था वो किया था इनके सेनापति, मुख्य सेनापति विश्वास राव, और दूसरे सेनापति सदाशिव राव। वास्तविक रूप से जो सेनापति थे वो सदाशिव राव ही थे। विश्वास राव जो थे वो सिर्फ पेशवा के पुत्र थे, ठीक है। उनको जो है थोड़ा लीड रोल में आना था, इस वजह से उन्हें क्या मतलब मुख्य सेनापति अपॉइंट किया गया था, जबकि काम सारे कौन देख रहे थे? सदाशिव राव ही देख रहे थे, ठीक है। उनको अनुभव था ही नहीं बिल्कुल। लेकिन अब युद्ध तो युद्ध है, तो युद्ध में माना तो मेन कमांडर ही जाता है, तो विश्वास राव प्रथम पे आते थे। तो अब इस युद्ध में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों ने हरा दिया किसे? मराठों को। और मराठों को जब हरा दिया तो यहीं से मराठे होना शुरू हुए कमजोर। अब देखो कोइंसिडेंस, अंग्रेजों की किस्मत की जो मैंने बात की थी ना, वो क्यों की थी? ये दौर कब का था? 1761 का, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, ठीक है। अंग्रेज जिस समय बंगाल पे अपना अधिकार जमाने में लगे हुए थे 1757 के युद्ध के बाद और 1764 वाले युद्ध के टाइम पे, ठीक है, तो अंग्रेज बंगाल पे जमा रहे थे। कहां पे जमा रहे थे? बंगाल में जमा रहे थे, ठीक है। सिराजुद्दौला को हरा दिया, जबकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर था, ठीक है। उसके बाद सिराजुद्दौला को भी हरा दिया। लेकिन अंग्रेजों की किस्मत कितनी बढ़िया थी कि वो खुल के अपना व्यापार और खुल के जो मर्जी वो कर रहे थे। कारण क्या था? क्योंकि मुगल बादशाह कौन? भारत का बादशाह कौन था? मुगल हुआ करता था उस समय, ठीक है। 1760 में भारत का बादशाह मुगल अब कमजोर होकर दिया था किसने? मराठों ने। अगर मुगल बादशाह नहीं रहेंगे तो बादशाह कौन बनेगा भारत का? मराठे बनेंगे। 1761 की लड़ाई ने यही साबित कर दिया। 1761 की लड़ाई ने यह नहीं साबित किया कि भारत का बादशाह कौन होगा, बल्कि 1761 की लड़ाई ने यह जरूर डिसाइड कर दिया कि भारत के शासन किसका नहीं होगा। और किसका नहीं होगा? मराठों का नहीं होगा, है ना। एक बात बताओ, दिल्ली की वो लड़ाई है, दिल्ली के लिए 1761, ठीक है, पानीपत का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली आ रहा भारत लड़ने। अहमद शाह अब्दाली देखो, पहले तो मुगल बादशाह किसी लायक बचे नहीं, है ना, किसी लायक बचे थे, बहुत कमजोर थे। अब अहमद शाह अब्दाली और मराठे, दो उम्मीदवार। अहमद शाह अब्दाली को सिर्फ लूट में इंटरेस्ट था, शासन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक। तीसरा कौन बना? मराठा। और मराठे गए थे उस लड़ाई में हार, तो हारा हुआ तो ऐसे भी नहीं बन सकता है, मतलब गद्दी पूरी तरह से खाली। और उस गद्दी पे कौन काबिज रहा? मुगल। लेकिन मुगल हमेशा किसके? अंग्रेजों की और मराठों की कठपुतली बन के वहां पर रहे, ठीक है। अगर मराठे जीत जाते तो मुगल बादशाहत हट के वहां से मराठा बादशाहत आ जाती, लेकिन मराठे हार गए, जिसकी वजह से मुगल बादशाहत वहां पर बरकरार रही। और किसके हेल्प से? मराठों की ही हेल्प से। अब भाई आप हारने के बाद इतने बेशरम थोड़ी हो जाओगे वहां जाकर शासन करोगे, ठीक है। और दूसरी बात, बेशक पानीपत का युद्ध मराठे हार गए, लेकिन मराठे अभी भी इतने ताकतवर थे कि अंग्रेज अभी भी मराठों के साथ युद्ध करने की सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। इसलिए अभी भी अंग्रेज इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कहां? मराठा साम्राज्य में। अंग्रेज कब इन्वॉल्व होंगे ये अभी देखते जाइए आप। तो नेक्स्ट लिखिए, बालाजी बाजीराव लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट 1761 टू 1772, 1761 से 1772 तक। नेक्स्ट लिखिए नारायण राव सेकंड। नहीं, इनके बारे में कोई ज्यादा नहीं है अभी जिक्र करने की जरूरत है।
नारायण राव सेकंड, नारायण राव सेकंड 1772 से 1773, 72 से 73, 72 से 73। नेक्स्ट लिखिए रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव 1773 टू 1774, 1773 से 1774। राव सरनेम, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए माधव राव नारायण राव सेकंड, माधव राव नारायण राव सेकंड, एक ही नाम है, माधव राव नारायण राव सेकंड। माधव राव नारायण राव सेकंड 1774 से 17, हाँ एक ही नाम है, 1774 से 1796, 96, 74 से 96 तक। हाँ उसमें क्या होता था ना कि जो होते थे पहले महान होते थे तो खुद भी महान बनने के लिए उन्हीं का नाम रख दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड 1996, 1996, एक मिनट 19 कह रहा हूँ यार, 1796 टू 1818, 1818, 1818। नेक्स्ट लिखिए नाना साहेब, नाना साहब। अब नाना साहब सही बात पेशवा नहीं थे, ठीक है, भारतीयों की भावनाएं हैं और मराठाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन्हें हम पेशवा की श्रेणी में नोट कर दे रहे हैं, ठीक। नाना साहब 1818 से 1857, 1818 टू 1857, 1857, हाँ कानपुर से थे, नहीं मतलब थे वहीं से लेकिन कानपुर में थे ये, ठीक है। नाना साहब, अब नाना साहब के साथ देखो क्या ट्रेजेडी थी, अंग्रेज धीरे धीरे जो है धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहे थे। अंग्रेजों ने माधव राव के बाद धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू किया मराठा साम्राज्य में, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान देना, अंग्रेजों ने धीरे धीरे, अभी सिर्फ एक ऐसी नॉर्मल कहानी सुनो, फिर उसके बाद फैक्ट्स के साथ कहानी बताएंगे। अभी अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, अब माधव राव के समय से, माधव राव के बाद धीरे धीरे अंग्रेज क्या करना शुरू करते हैं, इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं मराठा साम्राज्य के अंदर। अंदर इन्वॉल्व कैसे होते हैं, बेवजह तो नहीं हो सकते, मौका आप ही देंगे। जब आप में आपसी तनाव होगा तो आप बाहरी की मदद लेने की कोशिश करेंगे, या मान लो दो लोग बैठे हैं, दोनों लोग में लड़ाई हो रही है, तब जाके हमें मौका मिलेगा इनके जाके कान भरे, इनके खिलाफ, इनसे बताएं कि भाई ऐसा है, खतरा है उनसे, एक जो है रिवॉल्वर खरीद लो जरा, फिर उनके भी जाके कान भरेंगे, इन्होंने रिवॉल्वर ले ली है, तुम्हें कम से कम एक राइफल चाहिए, राइफल ले लो, फिर इनके कान भरे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, अब AK-47 चाहिए, उनको हमने बता दिया कि रॉकेट लॉन्चर ले लो तुम, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही अब दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से खतरा होता जा रहा है ना। अब जब ये खतरा बढ़ रहा है तो इस खतरे में बढ़ने में हथियारों के साथ साथ सहयोग भी चाहिए, तो अब दोनों लोग कोशिश करेंगे कि हम ऐसे इंसान हैं जो दोनों लोग को इतने हथियार जब प्रोवाइड करा सकते हैं तो मतलब जाहिर सी बात थोड़ा ताकत भी रखते होंगे। तो फिर इन लोगों ने, दोनों लोगों ने कोशिश करना शुरू किया कि हम इनमें से किसी एक का साथ दे दें। तो हमने क्या सोचा कि इनका साथ दे देते हैं। अब इनके साथ मिलकर उनको हरा दिया हमने और इनको बना दिया हमने मराठा का पेशवा। लेकिन ये पेशवा भी कैसे बन गए, उसी मीर जाफर जैसे। भाई जब हमारे सौजन्य से ये बने हैं तो हमें तो लाभ पहुंचाएंगे ही, हमें थोड़ी ना किसी चीज के लिए ज्यादा मना करेंगे, थोड़ा सा गुलामी तो करेंगे ही करेंगे। अब अंग्रेजों की नीति यही हो गई। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद पेशवा बनने के लिए आपसी होड़ मचने लगी मराठा साम्राज्य में। लेकिन इस आपसी होड़ के बाद भी मराठा साम्राज्य बहुत ताकतवर रहा,
कि अंग्रेज अभी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि सीधे हम हमला कर दें, बल्कि अंग्रेजों ने क्या किया, समझदारी यही होती है कि अंग्रेजों ने पहले आपस में लड़ने का बहुत मौका दिया कि आपस में लड़के तुम पहले बहुत कमजोर हो जाओ, है ना, कि जो पूरा गट्ठर जब बहुत कमजोर हो जाएगा तब हम अचानक से इसको तोड़ देंगे। तो अंग्रेजों ने यही किया। माधवराव के बाद से धीरे धीरे ये आपसी फूट डालने लगे। आपसी फूट तो पड़ ही चुकी थी, उनमें ये अपना सहयोग देके भड़काने का काम शुरू करने लगे। अब इसके बारे में हम यहीं से बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले मराठा के बारे में जान लीजिए कि भाई आपने पानीपत का युद्ध भी सुना, हारने का कारण वगैरह भी तो आपको जानना चाहिए ना कि क्यों हारे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो मराठा साम्राज्य हुआ करता था, इस मराठा साम्राज्य की इनकम, मराठा साम्राज्य क्योंकि ताकतवर तो बहुत था ही, तो मराठा साम्राज्य की जो इनकम थी, ये इनकम कहाँ से, किसी भी राज्य को ताकतवर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इनकम, यानी कि पैसा। अगर पैसा नहीं होगा तो आप ताकतवर कभी नहीं बन सकते, किसी भी हालत में नहीं बन सकते, यकीन मानिए। अगर आप सोचे बाहुबल के दम पे आप ताकतवर बन जाए तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। कौन सा नेता है जो सिर्फ अपनी इमेज के दम पे चुनाव लड़ता है, कोई है? कोई नहीं, पैसे से लड़ा जाता है, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के इनकम के उस समय दो सोर्स हुआ करते थे। कितने सोर्स? दो। पहले सोर्स को कहते थे सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, पहले सोर्स को कहते थे सरदेशमुखी, ठीक। और दूसरा था चौथ, चौथ, ठीक है। पहला सोर्स क्या था? सरदेशमुखी, और दूसरा सोर्स था चौथ, ठीक है। अब सरदेशमुखी क्या है और चौथ क्या है? तो देखो, सरदेशमुखी ब्रैकेट में लिख लीजिए, लीगल टैक्स, लीगल टैक्स, लीगल टैक्स यानी कि वैध कर। चौथ में नोट कर लीजिए, इलीगल टैक्स यानी कि अवैध कर, वैध कर और अवैध कर। मराठा साम्राज्य के इनकम के दो सोर्स, सरदेशमुखी और चौथ, ठीक। सरदेशमुखी एक लीगल और वो इलीगल टैक्स था। जो पूरे मराठा साम्राज्य की इनकम थे ना, मान लो इनकम है 100 रुपए, तो उसका 90 रुपए यानी कि 90% इनकम जो आती थी वो आती थी चौथ से, और 10% इनकम किससे आती थी? सरदेशमुखी से। मराठा साम्राज्य की मुख्य इनकम का सोर्स दोनों में से क्या था? चौथ था। अब सरदेशमुखी था लीगल टैक्स। लीगल टैक्स क्या होता है? मतलब आपकी जो इनकम है उस पर जो भारत सरकार आपसे टैक्स लेती है ना, 5 लाख तक 10% लेती है कि नहीं लेती है ना, तो 5 लाख तक 5 लाख तक तो चलो वो हो गया, 7 लाख तक 10% टैक्स होता है। लीगल तरीके से है कि भाई अगर आपने 7 लाख कमाया पूरे साल भर में तो 70,000 आप क्या दे दोगे? टैक्स दे दोगे, ठीक है। 7 लाख से ऊपर 15 लाख तक कमाए तो आपका 20% हो गया, कि अगर 15 लाख कमाए तो 15 लाख का 20% कितना हुआ? 3 लाख रुपए, है ना, 3 लाख ही तो हुआ। तो 3 लाख रुपए आप क्या दे दोगे? टैक्स दे दोगे। अब टेंशन में ना आ जाओ कमाने को लेके आने वाले टाइम में। 15 लाख पे जो 30% टैक्स है वो इस तरह से है, जो शुरुआत का 5 लाख टैक्स फ्री है, उसके बाद जो 10 लाख का अमाउंट बचा उस 10 लाख पे आप दोगे कितने? 20%, ठीक है। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। इतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कोई आसान काम नहीं होता है। इंस्टीट्यूट चल रहा है, टैक्स जाता है 40%। देखने में अगर लगता है कि नहीं एकदम मौज में, खूब पैसा ही पैसा छाप रहे हैं, पैसा ही पैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 40% टैक्स जाता है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो 40% टैक्स जाता है, ठीक है। मतलब अगर इस इंस्टीट्यूट की इनकम जो है 1 लाख है तो 40,000 रुपए टैक्स चला जाता है, ठीक है। क्यों? हाँ, अब ब्लैक मनी, मतलब हाँ बात सही है, ब्लैक मनी का मतलब ऐसा है, हाँ हाँ, तो ब्लैक मनी का मतलब ऐसा है कि तुम फीस अभी जो है ऑनलाइन पे करके जीएसटी पे करके लो, फिर ब्लैक मनी नहीं जाएगा। अब तुमने कैश दी और 90% लोगों ने कैश दी होगी, है ना। फोन पे पेटीएम भी जो यूज करते हैं ये भी कैश की तरह ही है, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि इसकी इनकम 10%। अब ये एक बार बताओ, भारत में ये जो टैक्स पे करते हो आप में से कितने लोग करते हो? कितने लोग करते हो? हाथ उठाओ। 4 5 6 लोग, मतलब 50 में से 6 लोग टैक्स पे करते हो, ठीक है।
तो सिर्फ 6 लोग बताओ टैक्स पे करते हो, मतलब आप सबकी एज जो है 22 के ऊपर ही होगी, और वैसे 21 साल के बाद टैक्स पे ही होना चाहिए इंसान को, मतलब 21 के बाद इंसान इस लायक होना चाहिए वो टैक्स पे कर सके। और यहीं पे नहीं, जिनकी एज 30 से भी ऊपर है ना, वो भी 100 में से 6 ही टैक्स पे करते हैं, 5 या 6 ही करते हैं, ठीक है। हाँ, अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्स जो है ये तो सब सिर्फ 1 या 2% लोग ही कर रहे हैं, सुनो 1 या 2% ही टैक्स पे कर रहे हैं, है ना। बाहर भी मतलब 30 के ऊपर के लोग, मतलब नॉर्मल लोग में लगभग 2-3% ही कर रहे हैं। तो जब टैक्स इतने कम लोग पे कर रहे हैं, तो रेवेन्यू का जो सोर्स है डायरेक्ट टैक्स इंडिया का, ये डायरेक्ट टैक्स का सोर्स तो बहुत कम होगा। तो इंडिया की इनकम जो है वो डायरेक्ट टैक्स से होती होगी, आपको लगता है? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, आप इंस्टीट्यूट में भी आए हैं ना, तो जिस व्हीकल से आए उससे टैक्स पे करके आए हैं, है ना। एक छोटी चीज भी आप खरीदेंगे तो उसका आप टैक्स पे करेंगे। मतलब डायरेक्ट टैक्स पे तो आपके इनकम का एक टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हैं वो हम बचा ले रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उसको बचाने के नाम पे आपसे हर चीज पे टैक्स लिया जा रहा है। और जब आप खुश हैं इस बात से कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो और किसी चीज पे आपका कोई विरोध प्रदर्शन है भी नहीं, है ना। तो लीगल टैक्स बहुत कम आता है। लीगल टैक्स भी ऐसा ही होता है कि ये मराठा साम्राज्य है, इस मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कई गांव हैं, और हर गांव का एक मुखिया है, और गांव में जिसके पास जमीन है, तो ठीक वैसी चीज है कि भाई अगर आपके 1 बीघा जमीन है और उसमें 5 कुंटल गेहूं की उपज है, तो फिर 50 किलो आप हमें दे देंगे, ये होगा लीगल टैक्स, ठीक है। तो लीगल टैक्स टोटल कलेक्ट होता है 10%। 90% इलीगल टैक्स जिसे हम चौथ कहते हैं, ठीक है, बल्कि चौथ कहते हैं, लीगल टैक्स हम कह रहे हैं, मराठा नहीं कहते रहे होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब चौथा हिस्सा, किसी की इनकम का चौथा हिस्सा लिया जाता है। अब वो कैसे होता है, मान लो ये 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, भैया पूरे आप सब लोग हो, एक राज्य हो, अलग अलग राज्य हो, जितने 50 लोग हो, मान लो 50 राज्य हो गए, हम हो गए मराठे। अभी इस समय मराठे सबसे ताकतवर है ना, मराठे सबसे ताकतवर है, और ताकतवर से हर इंसान दोस्ती करना चाहता है, ठीक है। हम पहुंच गए आपके पास, और आप आपस में तो लड़ते ही रहते हो किसी न किसी बात पे अपने फायदे के लिए। तो हम पहुंच गए इनके पास, या मान लो इनके पास पहुंच गए, और इनसे हमने कहा कि भाई देखो आपको पता ही है कि हम बहुत ताकतवर है। इन्होंने कहा बिल्कुल हमें तो ये बात पता ही है, आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई और है नहीं। तो हमने इससे कहा देखो भाई तुम्हारी साल भर की इनकम कितनी, इन्होंने बताया 10 लाख रुपए है। तो हमने कहा अच्छा, तो एक काम करो 25 लाख रुपए हर साल हमें दे दिया करो, ठीक है, यानी चौथा हिस्सा। अरे 2.5 लाख, 10 लाख थी ना, 1 करोड़ में भावना में बह गया था, ठीक है। तो इनसे हमने कहा कि अपनी इनकम का चौथा हिस्सा यानी कि 2.5 लाख आप हमें हर साल दे दिया करो। इन्होंने कहा क्यों भाई, तो हमने कहा वो इसलिए कि दुश्मन आपके बहुत हैं, ठीक है, दुश्मन आपके बहुत हैं। 2.5 लाख जब हमें अपनी इनकम का चौथा हिस्सा दे दोगे, तो इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, सुरक्षा, ठीक है। अब सिक्योरिटी इनको देंगे कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, अगर आप पे किसी ने इन्होंने आंख उठाई तो इनकी आंखें निकाल लेंगे और गोटियां खेलेंगे, ठीक है। हमने इनको ये वादा कर दिया। अब भाई इन्होंने कहा कि चलो ठीक है चलो ऐसी बात है, चलो ठीक है दिया। अभी खुशी खुशी तो नहीं देंगे, ठीक है। इनके पास अब हम पहुंच गए इनसे हमने कहा देखो भाई है तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन, हमको दे रहा था सुपारी तुम्हारी। अब देखो दुश्मन खतरनाक है, कभी भी तुम्हारा नुकसान कर सकता है, इसका एक ही तरीका, हमें तो जानते हो कितने ताकतवर है, कितने हथियार है। इन्होंने कहा बिल्कुल जानते हैं। हमने कहा एक काम करो, उनसे बचने का एक ही उपाय है कि तुम्हारी इनकम कितनी। इन्होंने कहा हमारी भी इनकम 10 लाख है। हमने कहा 2.5 लाख पहुंचा दिया करना हर साल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन्होंने कहा, ये थोड़ा समझदार, तो इन्होंने कहा नहीं हम खुद कर लेंगे मदद, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, हम अपनी मदद करने में सक्षम है। हमने कहा अच्छा सक्षम हो, उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा ठीक है दुश्मनों को छोड़ दो, अब हम ही से लड़ लो पहले, अब इनको पता है हमसे कैसे लड़ पाएंगे। तब मजबूरन इन्होंने कहा अच्छा ठीक है इतना कह रहे हैं तो ठीक है। अब इन्होंने भी दिल पे पत्थर रखते हुए, मन में जो है गालियां देते हुए हमें हर साल 2.5 लाख रुपए देना शुरू कर दिया। अब इनकी मजबूरी हो गई, ठीक है। साथ ही अब सबके पास हम ऐसे पहुंच रहे हैं, सबको जो है कन्विंस कर रहे हैं, टीटी साइन कर रहे हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम देंगे, अपनी इनकम का एक सोर्स हमें दे दो, ज्यादा तुम लोगों में युद्ध हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि हर तरफ तो हम इन्वॉल्व हैं, अगर हम खुद ही से थोड़ी युद्ध लड़ेंगे, है ना, तो ज्यादा युद्ध ऐसे भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर होगा युद्ध, है ना, अगर युद्ध होता भी है तो उसी में होगा जहां पे हम इन्वॉल्व नहीं होंगे।
तो इससे पहली बात तो युद्ध नहीं हो रहा है, और जब हो रहा है तो जो हमको रेवेन्यू नहीं दे रहा है वो क्या करेगा, हारेगा, और उसके बाद वो हमारी शरण में आएगा। तो भाई अब एक बात बताओ, जिस तरह से अंग्रेज व्यापार करके पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन किसी के फ्री में किसी के रेवेन्यू पे पहुंच गए, रेवेन्यू वसूलने लग गए जिसमें उनका कुछ नहीं लगा था, तो उनकी तो फ्री की इनकम होने लगी ना अच्छी खासी। इसी तरह मराठे किसी के राज्य में पहुंच गए और बिना कुछ खर्च किए खामाखा 25% ले रहे हैं, तो फिर भाई अच्छी खासी इनकम हो जाएगी ना यहाँ पे। तो मराठों की भी बहुत जबरदस्त इनकम होना शुरू हो गई। लेकिन अब आप लोग अगर रेवेन्यू दे रहे हो तो मजबूरी में दे रहे हो, देखो, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बेवजह कल के संकट की उम्मीद में हम आज किसी को पैसा देते रहे। चाहेगा तो कोई नहीं ना, है ना। तो इसीलिए जब कोई नहीं चाहेगा तो जाहिर सी बात मन में तो जो है हमेशा चाह रहे होगा कि एक मराठा साम्राज्य खत्म हो जाए, ताकि जो है हमें 2.5 लाख रुपए हर महीने देने से बच जाए, या हर साल देने से बच जाए, यही तो चाहोगे ना। तो मराठा साम्राज्य का पतन 1761 में जो शुरू हुआ, पानीपत का युद्ध मराठे हारते ना, बहुत ताकतवर सेना थी इनकी, लेकिन ये युद्ध हारे सिर्फ क्षेत्रीय शक्तियों का साथ ना मिलने के कारण। भाई पुणे से गए थे मराठे कहां लड़ने, पानीपत, यानी कि हरियाणा। और जब पुणे से हरियाणा गए थे तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा भारत है, और पूरा भारत उस समय किसके अधीन आ रहा था, मराठों के ही आ रहा था। तो पूरे भारत के जो यहाँ के, अब हरियाणा के तो लोकल बादशाह नवाब ये सब होंगे ना, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश से, इन सब जगह के लोकल लोग तो होंगे ना, इनकी भी तो हेल्प चाहिए ना। लेकिन इनकी हेल्प मराठे को सही से नहीं मिल पाई, है ना, इनकी हेल्प मराठे को बिल्कुल सही से नहीं मिल पाई, जिस वजह से मराठों की हार हुई। और ये हेल्प क्यों नहीं मिल पाई, वो हेल्प इसीलिए नहीं मिल पाई क्योंकि अब आप लोग ही वो रास्ते में थे जिनकी हेल्प चाहिए थी। आप लोगों ने क्या कहा, गुस्सा कि बहुत वसूलते थे ना, आज आए मौका, आज हम सबक सिखाते हैं। इन टाइम पे आपने हाथ खड़े कर दिया कि हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, और आप ये भी चाहोगे कि हार जाएं ताकि इनमें इतनी ताकत ना बचे कि हमें मजबूरन इनको पैसा देना पड़े। इस वजह से मराठे हारे, नहीं तो मराठे इतने ताकतवर थे कि वो जीत सकते थे। अहमद शाह अब्दाली सिर्फ संगठित सेना की वजह से जीत गया, और क्षेत्रीय शक्तियों ने, जो बड़ी शक्तियां थी, जैसे अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इसने अब्दाली का साथ दिया। सफदरजंग वजीर मुगल बादशाह का, इसने अब्दाली का साथ दिया। इस वजह से मराठे हारे थे, और कोई कारण नहीं था। तो मराठों के इनकम के दो मुख्य सोर्स थे, एक सरदेशमुखी और दूसरा क्या था, चौथ। सरदेशमुखी एक लीगल टैक्स हुआ करता था और चौथ एक इलीगल टैक्स हुआ करता था। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई। अब जरा एक बार मराठों का, सबसे पहले मराठों को अच्छे से समझने के लिए एक बार मराठों का सीक्वेंस जो आपने नोट किया है, जरा एक बार बस ईयर ना याद करो, सिर्फ एक बार नाम रिवाइज कर लो कि मतलब आपके दिमाग में, जहन में नाम रहे सीक्वेंस कैसा था, ठीक है। फिर मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूं। हाँ क्या चीज, अच्छा किसका 20%, अच्छा अच्छा टैक्स का, हाँ हाँ ईयर टू ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है ना। अब जैसे मान लो मार्च जो गुजरा है, तो इस मार्च का हम इनकम टैक्स अभी फाइल करेंगे, ठीक है। जो जुलाई तक का टाइम है हमारे पास, हम फाइल कर देंगे। तो अब जैसे हम लोग हैं, तो अगर हमारी इनकम 7 लाख से कम है तो भाई हमें 10% ही देना है। 7 लाख से ज़्यादा है 20%, उससे ज़्यादा 30%, ट्रेड कर रहे हैं और उससे ज़्यादा इनकम है 40%, ऐसे। और तो और 50% भी है, कुछ जगह पे 50% भी है। मतलब अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो 50 लाख टैक्स। अभी 2-4, हाँ 28 तक ही है शायद, क्या और भी है 28, हाँ ये हो सकता है। अब भारत में जो करप्शन है, इसका बहुत बड़ा कारण यही तो है, क्योंकि भाई एक बात तो 2-4 लाख वाले में आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आप पता लगा 1 अरब रुपए कमाए या 100 करोड़ रुपए कमाए, 50 करोड़ टैक्स देने में एकदम जान तो बाहर निकलेगी। हाँ तो इसीलिए तो कुछ टैक्सेशन सिस्टम
कुछ चेंज करने चाहिए, क्योंकि भाई करप्शन का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, आप एक बात बताओ यार, अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाए हो और 50 करोड़ रुपए सीधे आप टैक्स दे रहे हो, हाँ तो इसीलिए नहीं है ना, तो वो पैसा क्या होता है ना, नहीं उसमें क्या सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, वो पैसा फिर आप छुपाओगे नहीं, और छुपाओगे नहीं तो पैसा देश की बैंक में रहेगा, उससे देश व्यापार करके पैसा कमाएगा, ये चीज है। इसीलिए तो कई कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे पनामा वगैरह कंट्री ऐसी ही तो है, या आप आओ हमारे यहाँ कुछ % हिस्सा हमें दो, हम आपको फर्जी कंपनी बना के दे देंगे कि पैसा हमारे यहाँ से कमाए हो, और जब पैसा हमारे यहाँ से कमाए हो तब आपको अपने देश में टैक्स देना नहीं है। तो ब्लैक मनी वैसे ही वाइट होती है। चलो हो गया रिवाइज। चलो सबसे पहला पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। पहले कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। दूसरे पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव। चौथे पेशवा माधवराव फर्स्ट। पांचवे नारायण राव सेकंड। छठे पेशवा रघुनाथ राव। अगले नारायण राव सेकंड। उसके बाद बाजीराव सेकंड, और उसके बाद नाना साहब। नाना साहब का असली नाम था धोधू पंत। धोधू पंत अंतिम पेशवा था ये। चलो अच्छा, सबको हो गया ना याद? अब जरा 3-4 लोगों से पूछ लेते हैं किसी से, अभी भीड़ में सबने बोल दिया। तो सबसे पहले बताओ भाई, सबसे पीछे नहीं, पहले ही मैं सरेंडर कर दिया, तो भाई उनके आगे मरून टी शर्ट, क्या नाम है आपका? है अतुल। तो बताओ अतुल, मराठा पेशवाओं का सीक्वेंस। शांत रहो जरा, सब लोग शांत रहो, ध्यान सुनो। पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर तुम बताओ, बताओ सीक्वेंस। हाँ सारे, क्या नाम है आपका? मैना? एक मिनट शांत रहो, शांत रहो, पहले नाम बताओ पहले सही से। मैनक। अच्छा मैनाक, ठीक 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 ठीक। चलो आगे। पहला बालाजी विश्वनाथ, ठीक। दूसरा? हाँ हैं? देखो अभी तो सब लोग जो है आपके साथ, बताइए, ज्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनको बुलाओ। क्या नाम है आपका? पूजा। बताइए पूजा। हाँ, उनको बुलाओ, पड़ोसी को अपने। हाँ चलो बताओ। तुम लग रहा, तुम नहीं, तुझसे पूछ रहा हूँ, वो ट्रिप पे एकदम जाने के लिए रेडी है पहले से। हाँ बताओ बताओ बताओ, सीक्वेंस बताओ, बताओ 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 बताओ। हाँ, बाजीराव फर्स्ट। नारायण सेकंड। रघुनाथ राव। नारायण राव। नाना साहब, ठीक है। देखो एक बार फिर सुन लो। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ। दूसरे पेशवा बने बाजीराव फर्स्ट। तीसरे पेशवा बने बालाजी बाजीराव। चौथे पेशवा माधवराव। पांचवे नारायण राव। छठे रघुनाथ राव। सातवें कौन? माधवराव नारायण राव। और उसके बाद बाजीराव सेकंड, और फिर हाँ हो गया, जाओ।